बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ़ नकवी दूसरी क्लास में आपके लिए हाजिर हैं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग 9th क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन, यहाँ पे बात छोड़ी थी। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमने जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कुछ पढ़े थे, और मैंने आपको कहा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लो चार्ट, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज आपको बताएंगे कि फ्लो चार्ट होते कैसे हैं, क्या होते हैं फ्लो चार्ट और इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। फ्लो चार्ट होता है द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल presentation of problem steps, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेप्स। जो प्रॉब्लम के हमने लास्ट टाइम स्टेप पढ़े थे उनके जब हम एक इमेज बना दें, एक ग्राफिक बना दें, एक तस्वीर बना दें, उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट उर्दू में देख लें क्या होता है। मसाइल के हल के मराहिल के बजरिया तस्वीरी इजहार, यानी कि जब हम मसले के हल को एक तस्वीर बना दें मसाइल के हल की, तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कल मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट जो होता है ये किसी भी मसले के हल के लिए हमें बहुत मदद देता है। यानी कि अगर एक प्रॉब्लम है वो डिफाइन नहीं हो रही तो फ्लो चार्ट की मदद से हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, जैसे हमने कल बात की थी कि प्रॉब्लम जब डिफाइन हो जाती है तो फिर उसको समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब यह होगा कि जो हम तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी। और जब हमें प्रॉब्लम समझ में आसानी होगी विल लीड टू द बेस्ट सोल्यूशन, हम क्या करेंगे, एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट जो होता है हमें एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो फ्लो चार्ट में जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसकी अहमियत के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसकी अहमियत को जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए। अब देखिए जरा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट जब हम बना लेते हैं, हम उसकी तस्वीर बना लेते हैं, तो उसको समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जब हम प्रॉब्लम की तस्वीर बना दे, जैसे कल एक बात मैंने आपको कही थी कि पिक्चर्स आर लाउडर देन वर्ड्स, कि तस्वीरें जो होती हैं वो अल्फाज से ऊंचा बोलती हैं, ठीक है। तो इसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि हमें तस्वीर को देख के प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे समझ आ जाती है। जब हम प्रॉब्लम को, मसले को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि सिलेक्टिंग अ बेस्ट सॉल्यूशन, कि सबसे अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाना है हमने। तो जब एक प्रॉब्लम हमें समझ आ गई तो हम किसकी तरफ लीड कर जाएंगे, किसकी तरफ चले जाएंगे, हम मसले के हल की तरफ। यही तो हमारा काम था, मसले के हल की तरफ जाना। अच्छा, फ्लो चार्ट में कुछ होंगे सिंबल्स, कुछ अलामात होंगी। वो अलामात जो होती हैं फ्लो चार्ट में वो हमें मदद देती हैं फ्लो चार्ट को समझने के लिए। हर अलामत का, हर सिंबल का एक अपना अपना मकसद होता है। उसको देख के, यानी कि जो भी अलामत है उसको देख के हमें पता चल जाता है ये अलामत इसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जो जो चीजें फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होती हैं उनको उनके सिंबल के साथ मैं यूज करूंगा। देखिएगा जरा, अब इसके डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब ये डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ये क्या होती हैं? डिटरमाइनिंग the requirements,
यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जरूरियात हैं, उनके बारे में बताना डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट कहलाता है। अब उसमें सबसे पहले चीज आ जाएगी आपके पास इनपुट, पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, ये चार चीजें हम फ्लो चार्ट में जो मेन अहम चीजें होती हैं वो ये होती हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग होती है। इसके सिंबल्स क्या होते हैं वो आगे जाके सारे सिंबल्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमने सिर्फ इसमें यह पढ़ना है कि जो फ्लो चार्ट में जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें इनपुट, इनपुट क्या होती है? इनपुट वो डाटा या इंस्ट्रक्शन होती है, वो डाटा जो यूजर देगा। यूजर कौन होता है? यूजर कौन होता है? हम लोग यूजर हैं। हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन हुए? यूजर। जिसने वो कंप्यूटर बनाया वो उसका मैन्युफैक्चरर है, वो उसका डिजाइनर है। हम डिजाइनर की बनाई हुई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कौन हुए? हम यूजर हुए। तो इनपुट क्या होती है? इनपुट वो डाटा होगा जो कौन देगा? यूजर देगा, ठीक है। जो यूजर डाटा देगा वो क्या कहलाएगा? इनपुट। पहले नंबर पे इनपुट स्टार्ट, वो आगे जाके देखेंगे इनपुट। उसके बाद बात आती है इनपुट के बाद प्रोसेसिंग की, यानी जब हम इनपुट देंगे तो फिर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन, कोई प्रोसेस करना, यानी कि कोई काम करना कि डाटा जो है, जो हमारी इनपुट है वो आउटपुट बन जाए। प्रोसेसिंग का काम क्या होता है? हमारी इनपुट को आउटपुट बनाना, ठीक है। यानी इनपुट आई, इनपुट अभी आउटपुट नहीं बनेगी, इनपुट में पहले होगी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या होती है? यानी कि जब इनपुट आए, कैलकुलेशन क्या थी? ये कैलकुलेशन क्या होगी? जैसे 2 + 2 ये था डाटा, प्लस हो रहा है, 2 + 2 कितना हो गया? 4। ये हुई इस पे प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग होके इसने अपना रिजल्ट क्या दिया? 4। ये जो रिजल्ट है यही क्या होती है? हमारी आउटपुट होती है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें आंसर मिलता है वो हमारी आउटपुट होती है, ठीक है। आउटपुट क्या होती है? दी प्रोसेस्ड डाटा, यानी ऐसा डाटा जिस पे काम हो चुका हो वो क्या कहलाता है? वो हमारी आउटपुट कहलाती है। ऐसा डाटा जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी हो वो क्या कहलाती है? आउटपुट। फिर लास्ट में बात आती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग को कहते हैं फैसला साजी। फैसला साजी का मतलब ये होगा फैसला करना, कोई डिसीजन करना। अभी डिसीजन होता क्या? फर्ज कर लें आपने ना 2 बातें कही, ठीक है। आपने फैसला किया, या वो फैसला ठीक होगा या वो फैसला ठीक नहीं होगा। यानी इसमें हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, या वो बात ठीक होगी या वो बात ठीक नहीं होगी। दोनों ऑप्शन होंगी इसमें, या वो बात ट्रू होगी या वो बात क्या होगी? फॉल्स। फैसले में हम ये 2 कंडीशन रखेंगे, या वो कंडीशन ट्रू होंगी या वो कंडीशन क्या होंगी? फॉल्स। अब हम देखेंगे कि वो कंडीशन चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स। ये हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या जो भी हम बात कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब जो अगली बात कर रहे हैं हम इसके सिंबल्स की बात कर रहे हैं। ये सिंबल्स होते क्या? ठीक है, देखिएगा जरा। अब इसके सिंबल्स और फिर वो सिंबल यूज कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं वो क्या है? सिंबल्स देखिएगा जरा। पहला सिंबल, सबसे पहले हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होती हैं फ्लो लाइंस। इन्हें कहते हैं फ्लो लाइंस, पहली बात। दूसरी, अब फ्लो लाइंस में हम क्या करते हैं? हम फ्लो लाइन
एक होता है ओवल शेप, ये डिनोट करता है स्टार्ट एंड स्टॉप को। अभी ये बताऊंगा ये किस तरतीब के साथ आते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है पैरेललोग्राम, ये हमारी इनपुट को और हमारी आउटपुट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर होता है रेक्टेंगल, ये हमारी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो अभी हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग की, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। होते इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो इनका ही जिक्र है, होते इसके अलावा भी हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। अब ये जो फ्लो लाइंस होती हैं, ये फ्लो चार्ट की डायरेक्शन को बताती हैं, ठीक है। यानी कि फ्लो चार्ट की डायरेक्शन से मुराद ये होगा कि फ्लो चार्ट किस तरफ फ्लो कर रहा है। एक बात याद रख लीजिएगा, बुक में नहीं लिखी हुई, याद रख लें। इसकी जो अमूमन डायरेक्शन होती है ना, यूनिट जो इसकी डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है और लेफ्ट टू राइट होती है। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ये सिंबल जो होता है, ये ओवल शेप, ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट एंड स्टॉप को, कि ये बता रहा है कि फ्लो चार्ट कहां पे स्टार्ट हो रहा है और कहां पे स्टॉप हो रहा है। ये सिंबल जो होता है, जिसे आमतौर पे मैथ की जुबान में पैरेललोग्राम कहते हैं, ये इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये आगे जाके बताएंगे कि पता कैसे चलेगा ये इनपुट है और पता कैसे चलेगा ये आउटपुट है, वो आगे जाके इसको अभी पढ़ते हैं। ये रेक्टेंगल जो होता है, ये शो करता है प्रोसेसिंग को, यानी जहां पे रेक्टेंगल लगा होगा इसका मतलब यहां पे प्रोसेसिंग, यहां आपको अभी एक बात बताई थी कि कैलकुलेशन हो रही है। और ये जो है ये डिसीजन, यानी कि कोई फैसला ले रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। अब इनके इस्तेमाल देखते हैं। एक जनरल फॉर्मेट बना रहा हूं, इसको देख लें। जनरल फॉर्मेट में ये किस तरह लिखे जाते हैं, फिर आपको फ्लो चार्ट समझने में आसानी हो जाएगी। अभी मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, अभी सिर्फ जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं कि फ्लो चार्ट किस तरतीब में लिखा जाता है, ठीक है। जनरल फॉर्मेट में इसको लिखने के लिए हम जनरल फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ओवल शेप, ठीक है। फिर हम करते हैं इनपुट, फिर होती है प्रोसेसिंग और फिर हमारी आउटपुट। अब देखिएगा जरा, ये स्टार्ट है, ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, ये आउटपुट है और ये यहां पे स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोग्राम जो है, फ्लो चार्ट जो है, ये उसमें ये सिंबल जो होता है वो किसको डिनोट करता है? स्टार्ट को। अगर ये फ्लो चार्ट के सबसे शुरू में लगा होगा तो ये स्टार्ट को जाहिर कर रहा है, और अगर ये सबसे लास्ट में आ जाएगा तो किसको डिनोट कर रहा है? ये स्टॉप को। ये सिंबल शुरू में लगा हो स्टार्ट और लास्ट में लग जाए तो स्टॉप। ये स्टार्ट के बाद ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इनपुट एंड आउटपुट को। अगर ये स्टार्ट के बाद लगा हो तो ये इनपुट को जाहिर करेगा, अगर ये स्टॉप से पहले लगा हो तो ये किसको जाहिर करेगा? आउटपुट को। फिर सुन लेना, स्टार्ट के बाद अगर ये सिंबल लगा हो तो किसको जाहिर करेगा? इनपुट को, और अगर स्टॉप से पहले लगा हो तो किसको जाहिर करेगा? ये आउटपुट को। इनपुट को आउटपुट कौन बनाता है? प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसिंग होगी तो इनपुट क्या बनेगी? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के दरमियान में क्या आता है? प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टॉप। ये जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं, होते इसके अलावा भी हैं, यानी अगर डिसीजन आ जाए, लूप्स आ जाए, ठीक है, तो उसके अलावा डिसीजन हो जाएंगे, वो अलग मेथड हो जाएगा उसका। स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टॉप। ओके हो गया? अच्छा जी, मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, अभी बुक की तरफ नहीं आते। सिंपल प्रॉब्लम है जी, राइट अ प्रोग्राम और ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ऐसा फ्लो चार्ट बनाए जो टू नंबर्स का सम यानी कि मजमुआ जमा निकाले। दो नंबर को जमा करना है आपने, फ्लो चार्ट बनाना है। फॉर्मेट याद रखना है आपने। अच्छा जी,
सबसे पहले हमने कर दिया स्टार्ट, हमने करना है 2 नंबर्स को प्लस करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 2 नंबर्स को करवाएंगे इनपुट। 2 नंबर इनपुट हुए, सपोज ए एंड बी, हम यहां पे इसको इनपुट कर लेते हैं, इनपुट ए एंड बी, क्योंकि आपकी बुक में इनपुट और इन सारी स्टेटमेंट्स का जिक्र नहीं है, तो अभी सीखते जाएं, ये जब आगे जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अच्छा जी, फिर होगी प्रोसेसिंग। जैसे मैं कहता हूं S इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखा कैलकुलेशन हो रही है प्रोसेसिंग में। अब यहां से ए और बी जब प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, एस का। अब जो एस का आंसर आएगा, अब हम उसको क्या करेंगे, आउटपुट में लेंगे, प्रिंट, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट होती है, प्रिंट एस, और यहां पे प्रोग्राम क्या हो गया, जो हमारा फ्लो चार्ट था वो स्टॉप हो गया। अब देखिएगा चलेगा कैसे, स्टार्ट, इनपुट, इनपुट में हमने 2 नंबर्स को इनपुट करवाया, ए एंड बी, ठीक है। अब यहां पे उन 2 नंबर को जो हमने इनपुट करवाया, अब उन पे करेंगे प्रोसेसिंग। जब उन पे प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, ये जो एस है हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा प्रिंट एस। अब ये जो एस जो है प्रिंट हो गया और हमारा प्रोग्राम, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जरा आते हैं बुक की तरफ कि बुक वाले ने आपको कौन से प्रोग्राम कहे हैं। अब उनको फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं जो अकॉर्डिंग टू बुक जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है।
अच्छा जी, तो एक प्रॉब्लम है, कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के एक सेल्सियस स्केल है, ठीक है, सेंटीग्रेड जिसे आप कहते हैं, उसको फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम हमने यूज़ किया, सॉरी फ्लो चार्ट बनाया हमने। उसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्ट, अच्छा जो इनपुट है, मैं यहां पे सेल्सियस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने उसको एक सिंपल से वेरिएबल सी से डिनोट कर दिया है कि ये सी एक वेरिएबल है। मैंने सी को इनपुट करवाया, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल में जाने का ये फॉर्मूला है कि सी को जो सेंटीग्रेड सेल्सियस का यूनिट सेल्सियस में है उसको आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, उसको 5 पे डिवाइड कर देना है, दोनों का जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड कर देना है, 32 में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब सी हमने इनपुट करवाया, जब यहां पे कैलकुलेशन हुई, सी की कोई वैल्यू रखेंगे, सी ने कैलकुलेट किया, हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एफ का। जो हमारे पास एफ का आंसर आ जाएगा वो हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे और वहीं पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पे एक फिजिक्स का आपने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम में, और अगर आप इसको यहां पे डिवाइड कर दें, यानी कि फोर्स को मास पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। अब यहां पे देखिए जरा, मैं यहां पे स्टार्ट प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, इनपुट किया, मास को एम डिनोट कर रहा है मास को, और एफ डिनोट कर रहा है फोर्स को। अच्छा, जो वेरिएबल आप यहां पे रखेंगे वही वेरिएबल आपने कैलकुलेशन में रखने हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी वैल्यू ही हमारे पास फॉर्मूले में आएगी। इनपुट मास एंड फोर्स, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, अभी का है कि फोर्स को डिवाइड कर दें उसके मास पे, फोर्स की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड मास की वैल्यू रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की, ठीक है। ये थे सिंपल टर्म में आसान तरीन फ्लो चार्ट, ये सिंपल है, ठीक है। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की तो उसका अलहदा होता है, लूप्स एक टर्म होती है इनमें, वो अलहदा होता है, ठीक है। वहां तक मुश्किल ही है कि जाएं, आप इन सिंपल को ही देख लें। एक सिंपल काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इनपुट किया हमने, बेस को और हाइट को मैंने सिंपल वेरिएबल रख ली। अच्छा, इनपुट के बाद हमेशा क्या आती है, प्रोसेसिंग। जनरल फॉर्मेट में हमने कहा कि जो एरिया है वो इक्वल है बेस मल्टीप्लाई हो जाए अपनी हाइट के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एरिया का, ठीक है। और लास्ट में हम प्रोग्राम क्या कर देंगे, स्टॉप। अच्छा, एक बात ये है कि आप इधर एंड भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है प्रोग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन आप यहां पे एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह एल्गोरिथम आपको समझाया जाएगा। और उम्मीद है कि इसमें कोई भी आपको मसला नहीं होगा। अगर फिर भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।